सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम बिल्कुल स्टार्ट करने वाले हैं आप ही की बुक मैथमेटिक्स क्लास 6 में से चैप्टर नंबर 12 व्हिच इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दिस इज द वेरी लास्ट चैप्टर और सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर इस पूरी बुक में, वे आप काफी चीजों के बारे में स्टडी करोगे जैसे आपने फ्रैक्शंस में स्टडी किया था। सो आई बिलीव आपको वो सेम एक्साइटमेंट बनी रहेगी इस चैप्टर में। चलिए सॉल्व करते हैं मेरे साथ आपका आने वाला चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो से आप समझ पा रहे होंगे कि रेशियो जब किसी चीज से कंपेयर किया जाता है ना, तब हम रेशियो का वर्ड लेकर आते हैं, राइट। तो रेशियो 1:3, 6:7, इस तरीके से हम किसी चीज से जब कंपेयर कर रहे होते हैं ना, दैट इज नोन एज व्हाट, रेशियो। गॉट इट। सो यहां पर अगर मैं कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज कर रहा हूं, दो क्वांटिटीज के बीच में अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, तो वो मैं क्या कर रहा हूं, उनका रेशियो निकालना चाह रहा हूं। मतलब पार्ट टू पार्ट, पार्ट टू होल, राइट टू पार्ट। मतलब एक तरीके से अगर मैं देखूं तो जब भी हम रेशियो के बारे में बात करते हैं तो पहली बात तो या तो हम कोलन्स में डिवाइड मार रहे होते हैं, वर्ड्स में लिख रहे होते हैं, या फ्रैक्शंस में कर रहे होते हैं, क्योंकि हम रेशियो को इन मेन तीन पार्ट्स में पहचानते हैं। ठीक। अगर मैं कहूं आपसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ सर्कल्स टू स्क्वायर्स, इट मींस ये आप तीन अलग अलग टाइप से लिख सकते हो। कैसे? 3:5, 3:5, देन 3:5। समझ में आ गया आपके तीन टाइप? मैंने इन तीनों टाइप्स में आपको ये आंसर लिख के दिए। गॉट इट। तो ये आपका यहाँ पे डिफरेंशिएशन आता है जब आप रेशियो के बारे में बात करते हो। तो सर्कल्स टू स्क्वायर्स, शेप्स टू सर्कल्स, स्क्वायर्स टू शेप्स, इस तरीके से आप कैसे भी लिख सकते हो। ठीक है। अब या तो अगर मैं सिंपल सर्कल्स टू स्क्वायर्स के बारे में बात करूं तो ठीक है, या मैं शेप्स टू सर्कल्स, शेप्स कितनी है, टोटल 8 शेप्स है। शेप्स टू सर्कल्स, शेप्स टोटल 8 शेप्स, टू सर्कल्स 3, मतलब 8:3। तो वो डिपेंड करता है कि आपसे कंपैरिजन, जो कंपैरिजन है वो किन किन चीजों को लेके किया जा रहा है। गॉट इट। सो यहां पर अगर आप अपना रेशियो के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो रेशियो का बेसिक कहना क्या है, इफ यू सी टू रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन देन वी यूज दीज स्ट्रैटेजीज। मतलब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ना सिंप्लीफाई कर दो, मतलब आपने एक पेयर देखा, ठीक है, 2:3 है, राइट, 2:3 है। मैं कह रहा हूं आपसे जो 12:18 है, अगर आप उसे सिंप्लीफाई करते हो, 2 के टेबल में ये 6 टाइम आ रहा है, ये 9 टाइम आ रहा है, फिर 2 के टेबल में ये 3 टाइम आ रहा है, ये कितने टाइम आ रहा है, 2 के टेबल में आ रही है ना, 9 2 के टेबल में नहीं आ रहा। तो जब भी हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम ये नोटिस करते हैं कि दोनों की दोनों चीजें एक टेबल में जरूर आ रही है। तो जब हमने 2 से डिवाइड मारा तो 6/9 तक तो ठीक था, पर ये आ रही 3 की टेबल में, तो ये क्या हो गया, 2:3। मतलब ये क्या है, बराबर है। तो हमने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया। क्या कर दिया हमने, सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक। साथ में हमने क्या, कॉमन मल्टीप्लायर देखेंगे। जब भी अगर मुझे इसी सेम नंबर को अगर मुझे आगे एज इट इज बनाना है तो मैं क्या करूंगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए डालूंगा। मतलब अगर मुझे ऊपर 12 चाहिए, ठीक है, तो अगर इंटू 6 यहां कर रहा हूं तो इंटू 6 यहां पर भी होगा, जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 12:18। तो ये क्या है, कॉमन मल्टीप्लायर। क्या है ये, कॉमन मल्टीप्लायर। ठीक। अगर मैं कह रहा हूं क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब एक तरीके से 2/3 12/18 के बराबर है, अगर है तो कैसे। अब आपने सिंप्लीफाई करके दिखा दिया मुझे, कॉमन मल्टीप्लायर के थ्रू दिखा दिया मुझे। अगर मैं कह रहा हूं मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखाओ तो क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2:18, 12:3। अब क्या आ रहा है, क्या दोनों तरफ 36 आ रहा है, एब्सोल्युटली। तो ये क्या हो गए, क्रॉस प्रोडक्ट से भी इक्वल हो गए। सेम अगर मैं डेसिमल से कन्वर्ट कर दूं, मतलब सिंपल डिवाइड कर दूं, 2/3 को जब डिवाइड करता हूं तो भी 0.6, 12 को 18 से भी डिवाइड करता हूं तो भी 0.6।
तो ये डेसिमल्स में भी इक्वल है। तो मतलब आप ना रेशियो को चेक करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो आपका सिंप्लीफिकेशन हो, कॉमन मल्टीप्लायर हो, चाहे क्रॉस प्रोडक्ट्स हो, या फिर वो डेसिमल्स में कन्वर्ट करना ही क्यों ना हो, ठीक है। सेम इफ आई टॉक अबाउट व्हाट टर्म्स ऑफ द रेशियो, तो यहां पर टर्म्स ऑफ द रेशियो में सबसे दो इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स या डेफिनेशंस में पूछी जा सकती हैं, इसका एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट क्या होते हैं। एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट एक तरीके से जब हम a इज टू बी डालते हैं, राइट, हमने लिखा रेशियो में a रेशियो b, तो ये जो पहला शब्द है दैट इज एंटीसीडेंट एंड द लास्ट वन इज कॉन्सिक्वेंट। गॉट इट? सो यहां पर आपने टर्म्स को पहचान लिया, सेकंड टर्म कॉन्सिक्वेंट एंड फर्स्ट टर्म क्या कहलाता है आपका एंटीसीडेंट, ठीक। अब मैं बात करने वाला हूं किसकी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ रेशियो इज व्हाट, प्रॉपर्टीज। सो कान नाक हाथ पैर सब लगा के एक साथ सुने कि हम बात करके हम किसकी मेनली बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज की। तो रेशियो में अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से प्रैक्टिस में है, then you can easily solve the particular ratio portion, right? तो यहां अगर मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं, if the first term and the second term of a ratio are multiplied or divided by the same or zero, right, by the same non-zero number, the ratio doesn't change. सिंपल सी बात है, मान लो कि a अपॉन b, ठीक है, एक वैल्यू है, मैंने मल्टीप्लाई किया है सेम नंबर से, सेम नॉन जीरो नंबर, इट मींस इनटू का 9 और 9, तो भले ही वो वैल्यू ऐसी हो जाएगी, लेकिन क्या ये बदल जाएगी ना, एज इट इज ही रहेगी। इट मींस 2:3 है, मैंने यहां 6 का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर लिया, 12/18 बन गया, बट फिर भी सिंप्लीफाई होने के बाद तो 2/3 ही है, बदला तो नहीं है। मतलब उसके अंदर की जो अकाउंटेबल वैल्यू है, न्यूमेरिकल फैक्ट है, वो चेंज नहीं हुआ है, बट हमने क्या किया है, सेम नॉन जीरो नंबर से उसका मल्टीप्लिकेशन किया है। तो पहली जो यहां पर है रेशियो का प्रॉपर्टी, कि अगर मैं किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो वो क्या होगा, वो एज इट इज इक्वल होगा, ठीक। सेम ऐसे ही अगर मैं a अपॉन बी के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैंने रेशियो किया हुआ है, लाइक किसी भी a अपॉन बी वाली वैल्यू जो है जिनको मैंने सेम नंबर से डिवाइड किया है, तो भी वो वैल्यूज वैसी ही रहेंगी। इट मींस यही अगर मैं ऑपोजिट ले लूं, यही अगर मैं एक तरीके से ऑपोजिट ले लूं, क्या ले लूं, ऑपोजिट, मतलब ये 12/18 है, ठीक है, मानो कि मैंने दोनों को 2 से डिवाइड करा है, तो क्या आया है 6/9, ठीक है, मैंने दोनों को 3 से डिवाइड किया है, तो क्या आया 2/3। मैं चाहे किसी को भी सिंप्लीफाई कर लूं, मेरा आंसर तो सेम ही आना है। तो अगर मैं एक ही सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई करता हूं तब उसकी वैल्यू सेम है, तो अगर मैं सेम ही नंबर से डिवाइड करता हूं तो भी उसकी वैल्यू सेम रहेगी। समझ रहे हो? अगर मैं रेशियो के ए और बी वेरिएबल को, समझ रहे हो, ए और बी वेरिएबल को अगर मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो उसकी वैल्यू सेम रहेगी, तो मैं उसी नंबर को अगर सेम नंबर से डिवाइड करूं, अगर मैं सेम नंबर से डिवाइड करूं तो भी वो इक्विवेलेंट ही रहेगा। क्या रहेगा? इक्विवेलेंट ही रहेगा। सो यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड कि ये सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन जो है वो प्रैक्टिस के साथ साथ हट जाए, राइट। अब हम बात करेंगे किसकी, रेशियो की एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे हो सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं रेशियो की, अ रेशियो a is to b is said to be the simplest form if a and b have no common factor other than 1. Absolutely. अगर मैं यहां पर 12/18 पर था, मुझे पता है कि ये दोनों डिवाइड होकर कितने हो जाएंगे, 6/9 हो जाएंगे, मुझे पता है अभी भी डिवाइड होके 2/3 हो जाएंगे, लेकिन अब इसके आगे भी डिवाइड नहीं हो पाएंगे, बिकॉज अब इनका जो कॉमन मल्टीपल है वो 1 है। तो यहां पर इस चीज पर ध्यान रखो कि कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं रह जाए 1 तक, वो वैल्यू क्या कहलाएगी, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो।
क्या कहलाएगी? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। गॉट इट? सेम है, अगर यही मैं एग्जांपल्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर क्या है 15/10 है। क्या है 15/10? ऑब्वियसली वी हैव डिवाइडेड बाय 5। अब क्या हुआ, वो 3:2 में आया, बट अब ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि अब इनकी कॉमन मल्टीपल 1 ही रह गए और इससे छोटे नहीं होंगे। ठीक है, द टर्म्स 3 and 2 हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर विच इज 1। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ कुछ मेन प्रॉपर्टीज जैसे कि ये याद रखनी बहुत जरूरी है। क्या है मैं आपको बता देता हूं। In ratios, quantities being compared must be the same kind, otherwise the comparison become meaningless. कॉमन सी बात है। अगर मैं कोई दो सेम दिखने वाली चीजों में कंपेयर नहीं कर पा रहा हूं, वो दोनों अलग अलग हैं, तो हम कंपैरिजन कर ही क्यों रहे हैं? सिंपल पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एप्पल का कंपैरिजन एप्पल्स पेन्स के साथ करूंगा तो क्या वो मीनिंगलेस नहीं होगा? बिल्कुल। बट अगर मैं कंपेयर करूं कि आपके पास भी एप्पल 20 है और मेरे पास 40 है, तो मेरा आपसे कंपैरेटिवली कितना ज्यादा है? मेरे पास आपसे 20 एप्पल ज्यादा है, तो यहां कंपैरिजन हो सका। अब आप एप्पल को पेन से या पेंसिल से कंपेयर करोगे, मीनिंगलेस तो वो हो ही जाएगा। गॉट इट? अब क्या है, दे कैन बी एक्सप्रेस इन द सेम यूनिट्स। खास बात, जब हम कंपेयर करते हैं किसी भी चीज को तो वो सेम यूनिट में होंगी तभी कंपेयर हो पाती हैं, और तभी ज्यादा फायदा रहता है उनको कंपेयर करने का। ठीक, इन द रेशियो ऑर्डर ऑफ द टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब a is to b is different from b is to a। मतलब रेशियो के अंदर का ऑर्डर बहुत जरूरी है। ठीक है, रीजन बिहाइंड, अगर मैं आपसे कहूं 3:4 एक वैल्यू है और 4:3 एक वैल्यू है, क्या ये दोनों बराबर होंगी? अगर आप इन्हें डेसिमल में भी ले आओगे ना तो भी ये वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगी। दे बोथ आर नॉट इक्वल, राइट? सो इनका ऑर्डर बहुत जरूरी है। या तो वो a is to b रहे तो ज्यादा वेल है, पर अगर आप a is to b और b is to a को कंपेयर कर रहे हो, कोई सेंस नहीं है, दैट विल अगेन बी एज अ मीनिंगलेस। गॉट इट? और रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। जैसे हमने मेंसुरेशन वाले चैप्टर में यूनिट्स पे बहुत ध्यान दिया था, अगर मैं बात रेशियो की कर रहा हूं तो रेशियो सिर्फ कंपैरेटिवली कोलन्स के साथ दिखा जाता है, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। गॉट इट? Here we again have some examples, जैसे कि यहाँ पे डजन्स का 12 है, ग्रॉस का 144 है, स्कोर्स का 20 है, डिकेड का 10 है, सेंचुरी का 100 है और मिलेनियम का 1000 है। These are very important, जो आपसे क्वेश्चनिंग में पूछी जा सकती हैं। आप इनको अच्छे से याद रखो, सिर्फ आपके 6th क्लास के लिए ही नहीं, ये आगे भी काफी क्लासेस में एज अ क्वेश्चन फॉर्म में आती हैं। ठीक है, साथ में एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब अब आपको क्या दे रखे हैं? रेशियोज दे रखे हैं, बट यू जस्ट नीड टू चेक कि दोनों अभी अलग यूनिट्स में, एक सेंटीमीटर में एक मीटर में। सो इट्स मच बेटर कि आप उन्हें सेंटीमीटर्स में कर लो। तो यहाँ पर जो 1:1.64 सेंटीमीटर है और 4.8 मीटर है, तो आप क्या करोगे? जब पहली बात तो 2 बीच में है, तो इसका मतलब दिस इज योर ए यूनिट, दिस इज योर बी यूनिट। ठीक है, तो आप इसको ऊपर रखोगे और इसको नीचे। पहली बात, आपने जब 4.8 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया होगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 64/480। ठीक, आपने जब इनका रेशियो निकाला, द लीस्ट स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 2:15। जो आप रेशियो में लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा? 2:15 इज योर आंसर। इसी तरीके से आपको ये तीनों करने हैं। ठीक है, सो आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपसे। ठीक है, सेम हेयर, अगर मैं रेशियोज के सिंप्लीफिकेशन की बात करूं तो जरूरी नहीं कि सिर्फ डिवाइड करके ही एक आसान तरीका होता है। वी कैन ऑल्सो डू इट विद द हेल्प ऑफ एलसीएम ऑल्सो। जैसे, जस्ट हैव अ लुक, इन द टर्म्स ऑफ रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शंस फॉर्म, देन फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ थ्री फ्रैक्शंस। As such, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने 3 रेशियोज लिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं इन जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका मैं एलसीएम निकाल के दे दूंगा। क्या दे दूंगा? एलसीएम निकाल के दे दूंगा, जो कि मेरा क्या आ रहा है? 72। अब मैं क्या करूंगा, 72 लाने के लिए, मतलब यहाँ पे इनका जो वैल्यूएशन है, मतलब रेशियो इजियर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, हर एक टर्म को 72 से मल्टीप्लाई करूंगा।
जिससे क्या रहेगा, मेरे पास एक पर्टिकुलर वैल्यूज आ जाएंगी जो कि मेरे रेशियो को आसान दिखाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, जिसमें कोई डिनोमिनेटर्स नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज वेरी इजियर, जिससे आप इजिली बाइफिकेट कर सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। गॉट इट? इन द वेरी सेम मैनर, अभी आपने जब सिंप्लीफिकेशन सीखा, सिंपलेस्ट फॉर्म सीखा रेशियो के बारे में, अब आप कंपेयर करना सीखोगे। कंपैरिजन इज व्हाट, कि आपको ना अलग अलग किस्म के रेशियोज दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे 3 पेयर्स हैं, 1 पेयर, 2 पेयर एंड 3 पेयर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहली बात तो इन तीनों पेयर्स को सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। इसको मैंने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन से नॉर्मल फ्रैक्शन में लेकर आया। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बेसिकली। वो लाने के बाद मैंने क्या किया, इनको मैंने डिवाइड किया। ठीक है, क्योंकि जब भी हम पता करते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग इन्हें पहले डिवाइड करना सीखेंगे। ठीक है, डिवाइड इन सेंस व्हाट, कि जब भी देखो आपका जब भी रेशियो होता है ना, मैं आपको एक बार बताऊं, जब भी रेशियो होता है, जब भी आप उसको डिवाइड करते हो वो आपका रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, या आप सीधा सीधा भी कह सकते हो, आपका वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन देखा जाता है। ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही एक तरीका है जिससे आप इजीली उस चीज को समझ पाओगे। ठीक है, जैसे आपका 7/3 है। ठीक है, 7/3 रेशियो 7.2, 7/2। ठीक है, एक तरीके से ये 7/3 डिवाइड बाय 7/2 करोगे तो ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2:7। ठीक है, तो एक तरीके से हो जाता है रेसिप्रोकल, जो कि आपके लिए आसान क्या है, इसको ब्रेक करके पता करना कि लास्ट सिंपलेस्ट वैल्यू क्या है। इसी सेम तरीके से आप जब इसका निकालोगे, सेम वही डिवाइड रेसिप्रोकल एंड देन यू विल गेट द वेरी सेम थिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे आप इनको निकालोगे, जैसे 2.5/3.5 है, तो पहली बात तो डेसिमल से डेसिमल हट गया, राइट? डेसिमल से डेसिमल हटने के बाद 25/35, इसी को आप छोटा करके देख लोगे तो आपका 5/7 आ जाएगा, 5:7 आ जाएगा। तो अब आपने क्या किया, 2:3, 5:7 और 8:15, ये आपके तीन अलग अलग पोर्शन आ गए इन तीन के रेशियोज में। ठीक, अब आप क्या करोगे, जब आपके तीन आ चुके हैं, जब आपके तीन आ चुके हैं तो आप क्या करोगे, इनका एलसीएम निकालोगे, जैसे आपने अभी पीछे सीखा था। आफ्टर गेटिंग एन एलसीएम, आपको वो 105 का एलसीएम निकल आएगा। ठीक, अब आपका जब 105 का एलसीएम आया है तो आपको ये देखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है उसका जो एलसीएम वर्ड आना चाहिए, दैट इज फॉर 105। अब नीचे जब 105 लेकर आना है तो ऊपर भी उतने से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितने नीचे से किया है। अगर 7 से 105 पे आना तो 15 से मल्टीप्लाई बनता है, बट वो आपको न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? मतलब आप पहले भी सीख चुके हो इस चीज को कि जब भी आपको डिजायर्ड न्यूमरेटर या डिजायर्ड डिनोमिनेटर चाहिए तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर भी सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है। गॉट इट? तो आप जब दोनों को ही 105 डिनोमिनेटर तीनों में लाना चाहोगे तो आपको सेम कॉमन नॉन जीरो नंबर से ही आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट जब आपकी वैल्यूएशन तीनों के इस हिसाब से आ जाएगी तो आप इजीली इसको पहचान सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, राइट? सबसे बड़ा ये, उसके बाद ये, उसके बाद लास्ट में ये। जब आपने इनकी एक्चुअल फॉर्म्स में उनको लगा दिया तो आपका आंसर आया कुछ इस तरीके से। ठीक, सो दिस इज हाउ आपने इस चीज को सॉल्व किया। ठीक, अब नया कोई एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपने क्या नोटिस किया कि आपको ना ये 250 रुपए जो है वो इन तीन लोगों में बांट रहे हैं इस गिवन रेशियो में। तो पहली बात तो ये मिक्स फ्रैक्शन से मैंने क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले आया। ठीक, विच इज 3/2, 5/4 एंड 3/8। ठीक, फिर मैंने क्या किया, मैंने इन तीनों का एलसीएम निकाल लिया। क्या किया, इन तीनों का एलसीएम निकाल लिया। आफ्टर टेकिंग आउट द एलसीएम, मैंने क्या किया, जब मेरा एलसीएम निकला है तीनों का तो मैंने उसी सेम नंबर से उस एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर गेटिंग द मल्टीप्लिकेशन मेरे पास रेशियो एक्चुअल में कितना आ गया, 2:10:3। क्लियर? 2:10:3 आने के बाद मेरे को क्या पता चल रहा है
कि भाई ये टोटल कितना है, 12 प्लस 10 प्लस 3, कितने पार्ट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं भाई, और मेरे पास पैसे कितने हैं, 250 रुपए। तो मतलब मैं अगर एक का निकालूं, मतलब 12/25 इंटू का 250, तो पहली बात तो ये 10, यहां पे आया 120, मतलब इसको मिलेंगे 120 रुपए। सेम ये 10 वाला आया, 10:25 इंटू का 250, 10, तो इसको मिलेंगे 100 रुपए, ठीक है, और इसको मिलेंगे केवल 30 रुपए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस गिवन एग्जाम्पल को सॉल्व किया, ठीक है। अभी क्या है कि आपने अभी सिर्फ सीखा है सिर्फ एक पोर्शन, विच इज व्हाट, रेशियो। बट अब आप क्या सीखने वाले हो, अब आप सीखने वाले हो प्रपोर्शन के बारे में, क्योंकि रेशियो एंड प्रपोर्शन आर पैरेलली इंपॉर्टेंट फॉर ईच अदर। टिल देन आप अच्छे से रेशियो की प्रैक्टिस करिए, चीजों को बार बार समझने की कोशिश कीजिए सिस्टमैटिक वे में, एंड आई होप ये आपको जरूर हेल्प करेगी, राइट। टिल देन टेक केयर।